हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम अपनी क्लास का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास इस लिहाज से कि इस क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करना है, जो कि आपको पता है कि ये चैप्टर आपके कमिंग टेस्ट के अंदर इंक्लूड है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी क्लास आपकी। ये हमारे कुछ कंटेंट थे जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए, और इसमें जो ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं ये हमने कल इसमें से केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जाएंगे और वो होगी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो लेक्चर नंबर 6 केमिकल कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्ट है हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये हमारे आज के मेन टॉपिक है। और आपको याद होगा कि हमने केमिकल रिएक्शंस और इसकी दो टाइप्स कल डिस्कस कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम इसकी तीसरी टाइप से स्टडी करेंगे, और तीसरी टाइप होती है इसकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको हम कह लें सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, a reaction in which one atom or group of atoms of a compound is replaced by another atom or group of atoms is called as displacement reaction or single displacement reaction। इस रिएक्शन में होना यह है कि दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट वो दूसरे एलिमेंट के रिएक्टेंट को रिप्लेस कर देगा, निकाल देगा, और जब वो उसको निकाल देगा तो ये कहलाएगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन में एटम या ग्रुप ऑफ एटम, किसी भी कंपाउंड का एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, वो रिप्लेस करेगा अनदर एटम को जो दूसरे में मौजूद है, या उसके ग्रुप ऑफ एटम्स, और इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गॉट इट बच्चों, बात समझ में आई? तो इसकी एक रिएक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर जिंक रिएक्शन करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो इस सूरत में जिंक, ये यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं। रिएक्शन क्या हुआ? जिंक क्लोराइड ने रिएक्शन किया, जिंक ने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, तो जिंक ने हाइड्रोजन को निकाल दिया, जिंक ने हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसकी जगह खुद आ गया। अब जब ये उसकी जगह आ गया तो इसने जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, जो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एटम ऑफ जिंक। तो जिंक ने हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसकी जगह खुद ले ली, और इसने बना दिया जिंक क्लोराइड। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, जिंक है और इस जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ से ये हाइड्रोजन आपको जो नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, और हाइड्रोजन के रिप्लेस होने पर ये बन गया जिंक क्लोराइड, और साथ में आ गई हाइड्रोजन गैस। ये याद रहे, जो एब्रीवेशंस सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं
जैसे कि S ये सॉलिड के लिए होता है, I लिक्विड के लिए होता है, S सॉलिड और G गैस के लिए होता है। तो ये भी ज़रा याद रहे। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है चौथा रिएक्शन, और इस चौथे रिएक्शन में जो हमने पहला अभी तीसरे नंबर पर रिएक्शन किया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये डेफिनेशन इसकी ये बन जाएगी, इट इज अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स। अब ये दो कंपाउंड्स के दरमियान रिएक्शन हो रहा है, दो कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर रहे हैं। जब वो पार्टनर्स अपने एक्सचेंज करेंगे तो इस सूरत में डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी दोनों कंपाउंड्स के पार्टनर्स एक्सचेंज हो जाएंगे। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जी, सोडियम क्लोराइड, ये रिएक्शन हमने लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट में भी किया था। सोडियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर आयन नाइट्रेट में से निकल जाता है और क्लोराइड आयन सोडियम क्लोराइड में से निकल जाता है, और ये बना देते हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो याद रहे रिएक्शन किसके दरमियान है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के दरमियान ये रिएक्शन है। इस सूरत में बनेगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह ये अपने दो पार्टनर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रेट में से सिल्वर निकल जाएगा, Ag सिल्वर का सैंपल है, तो सिल्वर नाइट्रेट में से Ag रिप्लेस होगा और सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन ये निकल जाएगा, और इस सूरत में ये दोनों मिलकर बना देंगे सिल्वर क्लोराइड और दूसरा बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ हमने ये देखा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक एटम रिप्लेस हुआ था, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एटम रिप्लेस हुए, दो पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए। ठीक है, कोई सवाल किसी के जहन में हो तो वो सवाल कर सकता है। जी बेटा, ये आयनिक रेडिकल तो हमने, आयनिक रेडिकल का मतलब बेटा यहाँ पर होता है जिसके ऊपर आयंस होते हैं, और आयंस जो हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में भी इतना सारा पढ़ा है, उसके बारे में याद भी करवाया है। सिल्वर के ऊपर चार्ज होता है +1 और नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1। ये सोडियम के ऊपर चार्ज +1 और क्लोरीन पर -1। तो ये जो आपने पढ़ा कि आयनिक रेडिकल एक्सचेंज होते हैं, तो आयनिक रेडिकल्स एक्सचेंज हो गए तो सिल्वर जो है ये आपके पास से कह लेंगे सिल्वर क्लोराइड के साथ निकल गया और सोडियम नाइट्रेट के साथ निकल गया। तो ये रिएक्शन यूजली आयन एक्सचेंज, आयनिक रेडिकल का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। मैंने आपको लास्ट टाइम भी मेरे बच्चों ये बात बताई थी कि आपको केमिकल रिएक्शन समझने हैं और कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं, तो बराए मेहरबानी आपको
लाजमी तौर पर जो मैंने अपनी लास्ट लेक्चर्स किया था उसमें मैंने आपको बताया था आयंस के बारे में, आयनिक आयंस, फिर पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में बताया। न सिर्फ बताया बल्कि मैंने उसकी मुताबिक स्लाइड्स भी बनाई, और ये शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि उनकी स्लाइड्स बनाना कितना मुश्किल काम है। तो वो भी स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन अब आपका काम है कि उसको याद करें। और जब तक वो आप रेडिकल्स, आयनिक रेडिकल्स जो मैंने स्लाइड्स की सूरत में आपको दे दिए हैं और अच्छे खासे दे दिए हैं, जो कम से कम जितने भी हम केमिस्ट्री में अभी आपके पास इस सिलेबस वो जो हमारा ये कोर्स है, इस कोर्स में जितने भी कंपाउंड्स हम यूज़ करेंगे उनके तमाम के तकरीबन रेडिकल्स आयनिक फॉर्म में वहाँ मौजूद हैं। आयनिक एटम्स या रेडिकल्स वो सब के सब आपको मैंने दे दिए, और वो आप याद करें और उसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, तो इसके बाद जो हमारा लास्ट रिएक्शन है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, लास्ट रिएक्शन वो होता है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन, a reaction in which substances react with either free oxygen or oxygen of the air with the rapid release of heat and flame is called combustion reaction। ठीक है जी, इसमें एक सब्सटेंस रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन ऑफ द एयर, जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्शन करेगा, और इस सूरत में एक ये जो है रिएक्शन रैपिडली रिलीज करेगा एनर्जी। तो जब ये एनर्जी रिलीज करेगा जी, तो ये रिएक्शन आपको बर्निंग रिएक्शंस भी कह सकते हैं, और ये फ्यूल इसमें जल रहा है ऑक्सीजन के साथ। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फ्यूल, आपके पास कोई भी फ्यूल हो और फ्यूल को आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंबस्शन करें तो वो हमेशा दो ही प्रोडक्ट देगा, एक देगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी मिलेगी वाटर। और साथ में हमें जो रैपिडली हीट एंड फ्लेम विथ फ्लेम, हीट विथ फ्लेम, लास्ट टाइम होता है कि फ्लेम ना हो लेकिन फ्लेम आ जाता है, फ्लेम के साथ हमें हीट मिलेगी। इसकी एक मिसाल हम ले सकते हैं मीथेन। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हमने बर्न किया तो उसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस हीट। इस तरह मीथेन, ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस थे, इनके रिएक्शन करने की सूरत में हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। याद रहे कि हमने जो बात की थी, जो हमारे पास था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उनमें हमने 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर डिस्कस किए विद एग्जाम्पल। यानी हमने पहला केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, अब इसको सम अप कर रहे हैं। हमने यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस किया, एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस किया, ये हमने कल दोनों रिएक्शन कल डिस्कस किए थे। आज हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और 5वां रिएक्शन कंबस्शन रिएक्शन ये डिस्कस किया। इस तरह केमिकल रिएक्शंस, बेटा अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही तो आप एक मर्तबा ये करें कि रीज्वाइन कर लें, ठीक है। तो कंबस्शन रिएक्शन, याद रहे कंबस्शन रिएक्शन, ये फ्यूल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो
इस सूरत में हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस हीट। ठीक है, तो ये 5 केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ डिस्कस की। इस हवाले से कोई सवाल? हाँ बेटा, ये स्क्रीन शो हो रही है। आप जो जिसको स्क्रीन का प्रॉब्लम आया, मैंने अभी बताया कि आप रीज्वाइन कर लें तो इंशाल्लाह ताला स्क्रीन शो हो जाएगी। अब हम बड़ी ही जो समझ लें कि केमिस्ट्री में एक और बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो अब हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की तरफ जाएंगे। बेटा, ये दोनों का डिफरेंस आपने खुद ही लिखा हुआ है और खुद ही मेरे से पूछ रहे हो। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिंगल का मतलब एक होता है वहां एक डिस्प्लेसमेंट हुई, और डबल का मतलब हुआ कि दोनों कंपाउंड्स ने अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लिए। डबल का मतलब 2 कंपाउंड्स थे, 2 कंपाउंड्स ने अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए। सिंगल के अंदर एक ने दूसरे कंपाउंड में से एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर दिया। तो आपको तो ये सिंगल और डबल लिखा हुआ है और फिर आप सवाल। तो अब हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और ये पेपर में 4 नंबर का आता है और बड़ा आसान सा होता है। इसमें हमने सिर्फ काउंटिंग करके, जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ सबक्रिब में इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न की, और ये हमने एक कोएफिशिएंट लगाया हुआ है 2, और फिर वही कोएफिशिएंट बेटा हमने लगाया हुआ है वाटर के साथ। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया। याद रहे, हमने सेकंड चैप्टर के शुरू में एक लॉ पढ़ा था जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बताता है द मास ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ये इसका जो है लॉ है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस करती हैं। जब वो बैलेंस होती हैं उसी सूरत में लॉ जो है एप्लीकेबल होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन याद रहे कि हमने लास्ट टाइम केमिकल फार्मूलाज के अंदर बता दिया था मैंने, फिर मैंने कल की क्लास में केमिकल इक्वेशन को डिस्क्राइब किया था। आज उसका एक रिमाइंडर के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करती है केमिकल चेंज को। किसको डिस्क्राइब करती है? केमिकल चेंज को। और केमिकल चेंज के पार्ट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, यानी इक्वेशन के कितने पार्ट्स होते हैं? तो इक्वेशन के जो पार्ट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं। पहली बात कि केमिकल इक्वेशन क्या करती है? वो डिस्क्राइब करती है केमिकल चेंज को। तो केमिकल इक्वेशन के पार्ट्स कितने हैं? वो 2 होते हैं। एक पार्ट कहलाता है रिएक्टेंट, जो कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। एक पार्ट कहलाता है रिएक्टेंट जो कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है, और दूसरा पार्ट कहलाता है प्रोडक्ट जो कि हमेशा राइट हैंड साइड पर लिखी जाती है। इसके साथ में एक एरो होता है, और एरो डिस्क्राइब करता है, एरो जो है वो सिंबल है रिएक्शन का, कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो गया, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब यहाँ जो आपको ब्लू के अंदर रिएक्शन में नजर आ रहा है 2, जो ये 2 है ये कहलाता है कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट। इस कोएफिशिएंट का मतलब है कि नंबर दैट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ केमिकल फॉर्मूला और अ सिंबल इन अ केमिकल इक्वेशन that indicates the number of moles or molecules of this substance involved in the equation. इसका सिंपल मतलब ये हुआ
कि कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को या मॉलिक्यूल को, और ये हमेशा एलिमेंट सिंबल या फार्मूले के फ्रंट पर लगाया जाता है, जैसे ये फ्रंट पे लगा हुआ है। अब दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है सबस्क्रिप्ट, जो अमूमन सिंबल के लोअर पार्ट पे राइट हैंड साइड पे लगाया जाता है। ये लोअर राइट हैंड साइड पर नंबर प्लेस्ड टू द लोअर राइट ऑफ अ केमिकल सिंबल to indicate the number of atoms of the element in the compound। अब ये बात आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पर। कोएफिशिएंट कहते हैं जो कि राइट हैंड पर लगा है एक नंबर, और वो इंडिकेट करता है, वो बताता है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो केमिकल सिंबल के राइट हैंड साइड पर सबस्क्रिप्ट होता है, वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। ये दो चीजें हो गई। अब आप आगे आते हैं कि स्टेप हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या स्टेप लेने हैं, किस स्टेप्स पर जाकर हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। सबसे पहली चीज कि हम करेक्ट फॉर्मूला लिखें। राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एज यूजुअल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है। अगली चीज हमने करनी है कि बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड। अब आपके पास अगला पॉइंट है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें, और काउंट करने के बाद उनको बैलेंस करें। ठीक। अब यहां एक चीज याद रहे, इफ अगर इक्वेशन में, अगर आपके पास इक्वेशन में तमाम एलिमेंट्स जो भी इक्वेशन में मौजूद हैं वो बैलेंस्ड हैं, तमाम एलिमेंट बैलेंस्ड हैं एक्सेप्ट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तमाम एटम बैलेंस्ड हैं लेकिन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बैलेंस नहीं है, यानी वो इवन और ऑड नंबर में है। किसमें है? इवन और ऑड नंबर। तो हम यहां पर अपनी आसानी के लिए, ये और बता दूं, अपनी आसानी के लिए फ्रैक्शन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? फ्रैक्शन रूल। और इस रूल के मुताबिक हम करेंगे ये, हेयर वी यूज कोएफिशिएंट इन फ्रैक्शन फॉर्म। कोएफिशिएंट ले लेंगे पहले को फ्रैक्शन फॉर्म में, और बाद में हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, और एलिमिनेशन हो जाएगी इससे फ्रैक्शन की, और इससे फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई होगी इंशाल्लाह ताला। इसको जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो ये और आपको वाज़ेह हो जाएगा। इसका अगला पॉइंट ये हो सकता है, अगर केमिकल इक्वेशन में पॉली एटॉमिक आयंस मौजूद हो, और ये भी बात मैंने जो लास्ट फ्राइडे का जो लेक्चर था उसके अंदर पॉली एटॉमिक आयन की बात की थी, और मैंने कल भी आपको पॉली एटॉमिक आयन समझाए थे, जिसमें एक से ज्यादा एटम, 2 से ज्यादा एटम कंबाइन हैं और उनके ऊपर कोई चार्ज है, तो वो चार्ज वाले ग्रुप ऑफ एटम्स कहलाते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। तो इसको जब अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है तो हम इसको कंसीडर करेंगे एज ए वन यूनिट, सिंगल यूनिट। हम इसको अलग अलग नहीं गिनेंगे, हम इसको एक ही रखेंगे, सिंगल यूनिट, हमें आसानी हो जाएगी। तो सिंगल यूनिट के इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो polyatomic ions and metals have same periodicity to balance, so we have to balance first which one is in excess। तो याद रहे, जब polyatomic ion होगा तो यकीनन उसके साथ जो दूसरा मेंबर है वो मेटल होगा। ठीक है,
जब वो मेटल होगा तो चाहे आप पॉली एटॉमिक आयन को बैलेंस करें या मेटल को बैलेंस करें, दोनों बराबर हैं, तो दोनों में से किसी को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये देखा जाएगा कि बैलेंस जिसको किया, जहां किया जा रहा है वो एक्सिस में होना चाहिए, बस। अब इन पॉइंट्स के बाद इससे पहले कि हम किसी एग्जाम्पल पे जाएं, हम एक रिमाइंडर ले लेते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। रिमेंबर दैट, यू मस्ट बी रिमेंबर दैट कि ये प्रोसेस आपको चलाते हुए इस बात का ख्याल रखना है, और ये ख्याल अगर आपने नहीं रखा तो आप समझ लें कि आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाए। तो पहली बात ये होगी कि सबस्क्रिप्ट जो कि लोअर राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है, सबस्क्रिप्ट कैन नॉट बी एडेड, ये जमा नहीं होते, रिमूव्ड ये खत्म भी नहीं होते, और ये चेंज भी नहीं होते। आप इसको ना रिमूव कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं। हाँ, जो चेंज किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट होगा, जो कि फॉर्मूला और सिंबल के फ्रंट पर लगेगा। सिर्फ कोएफिशिएंट, सिर्फ कोएफिशिएंट को हम चेंज करने के चेंज करेंगे, अदरवाइज सबस्क्रिप्ट को ना तो हम ऐड करेंगे, ना रिमूव करेंगे, और ना ही उसको चेंज करेंगे। अगली चीज जो इसका एक और पॉइंट है जो हमें बहुत जरूरी याद रखना है, और वो ये याद रखना है कि कोएफिशिएंट कैन ओनली गो इन फ्रंट ऑफ द केमिकल फॉर्मूला। आपने कोएफिशिएंट लगाना है सिर्फ फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला, नेवर 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 इन द मिडिल ऑफ द फॉर्मूला। आपने किसी फॉर्मूला के बीच में कोई कोएफिशिएंट नहीं लगाना। जैसे कि बीच से मुराद ये है कि आपके पास हो गया जी CO3, ये एक समझ लो, इसके ऊपर -2 होता है, तो ये कोएफिशिएंट है। तो आपने कोशिश की कि चलो जी अगर इस हैंड के ऊपर ये 6 हैं तो मैं यहाँ पर बीच में कुछ लगा दूं, ये बीच में यहाँ लगा दूं, ये इसका मिडिल होगा कि यहाँ बीच में लगा दूं। तो आपने जो पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोएफिशिएंट कैन ओनली तो कोएफिशिएंट आपका सिर्फ फ्रंट पर लगेगा, ठीक है, मिडिल में नहीं लगेगा। और सबसे अहम बात जो याद रखनी है, सबसे अहम बात क्या है? वो सबसे अहम बात इसके लास्ट पॉइंट में है, देयर इज नो वन पर्टिकुलर वे टू बैलेंस इक्वेशन। हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर वे नहीं है, कोई भी खास रास्ता नहीं है कि हम इसको बैलेंस कर दें। इन्हीं जो हमने पॉइंट बताए, इनके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो कि नहीं हो सकती। ये तो पॉइंट निकाल लिए गए कि ऐसा हो सकता है तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव नो एनी पर्टिकुलर वे टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाँ, सम इक्वेशंस आर हार्डर टू बैलेंस देन अदर्स। अब कुछ उसमें से ज्यादा मुश्किल है जिनको बैलेंस किया जाए, तो अब क्या होगा, एंड माइट रिक्वायर्ड सम क्रिएटिविटी टू सॉल्व। अब वो डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पर, आपकी क्रिएटिविटी पर, कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने डीप थिंकर्स हैं, आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है कि उसको आप जल्दी से दोनों जानिब एटम्स को काउंट करें और उनके कोएफिशिएंट चेंज कर कर उनको बैलेंस कर दें। ये आपकी अपनी जाती एबिलिटी है। जो मैंने पॉइंट्स बताए ये ऑब्जर्वेशंस में है, बहुत सारी जगहों पे ये पॉइंट्स नहीं चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इक्वेशन को बैलेंस करने का कोई एक रास्ता हमें मिल गया। जो मैंने शुरू में बात बताई थी कि आपने पहली चीज है वो करेक्ट केमिकल फॉर्मूला है। आपने केमिकल फॉर्मूला करेक्ट लिखना है, वो
कम या ज्यादा नहीं लिखना, वो पूरा लिखना है। फिर इसके बाद आपने वो स्टेप्स देखने हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, आपके पास ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में आप अच्छी तरह देख सकते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको अपने राइट हैंड साइड रिएक्टेंट की तरफ काउंट करूं तो यहाँ जिंक मुझे 1 नजर आ रहा है, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो जिंक 1 है, तो मैंने अपने रिएक्टेंट के कॉलम में लिख लिया जिंक 1। यहाँ देखा मैंने हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, तो क्लोरीन हो गया 1। लेफ्ट हैंड साइड पर आया, सॉरी राइट हैंड साइड पर आया जहां पर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की जानिब में मैंने देखा कि जिंक यहाँ पर 1 है, तो जिंक 1 है। क्लोरीन यहाँ नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, तो क्लोरीन 2 यहाँ मौजूद हो गए। इसी तरह सबस्क्रिप्ट में हाइड्रोजन के भी 2 लिखा है, तो यहाँ हाइड्रोजन के भी 2 एटम मौजूद। तो इसका मतलब हुआ कि जिंक बैलेंस है, हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस नहीं है। अब इनको बैलेंस करने के लिए अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड के फ्रंट पर यहाँ पर 2 लगा दूं, तो इसका मतलब होगा कि ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब वो किस तरह से बैलेंस हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 है वो इस हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होगा और इस क्लोरीन के साथ भी काउंट होगा। तो अब कंडीशन ये हो गई कि हाइड्रोजन जो पहले 1 था, अब उसको कैंसिल कर देंगे और ये बन गया 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन होने से दोनों जानिब अब हाइड्रोजन की तादाद 2 हो गई। इसी तरह क्लोरीन जो 1 था अब हो गया है वो 2। इस तरह दोनों जानिब क्लोरीन की तादाद भी 2 हो गई। तो पहली केमिकल इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह देख लें। ये एक आसान सी इक्वेशन थी और इसमें हमने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि इसका करेक्ट केमिकल फॉर्मूला लिखा। जो करेक्ट केमिकल फॉर्मूला था ZnHCl, ZnCl2 प्लस H2। फिर हमने 2 कॉलम बना लिए, लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट आ गए, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट आ गए। अब इस प्रोडक्ट को दोनों तरफ हमने एटम काउंट्स किए। जिंक लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है और राइट हैंड साइड पर भी जिंक 1 है। तो हमने यहां पर लिख लिया कि जिंक लेफ्ट साइड पर 1, जिंक राइट साइड पर भी 1। तो जिंक पहले से बैलेंस है। दूसरा हमने देखा हाइड्रोजन, वो हमने नीचे लिख लिया हाइड्रोजन को हमने देखा कि वो बैलेंस है, नहीं वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर 1 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड पर 2 हाइड्रोजन। इसी तरह क्लोरीन भी रिएक्टेंट साइड पर 1 है और प्रोडक्ट साइड पर 2 है। अब हमने इनको बैलेंस करने के लिए, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, कोएफिशिएंट यूज करेंगे। तो कोएफिशिएंट हमने लगा दिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। जब कोएफिशिएंट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ लगा तो इस सूरत में हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों 2 हो गए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी होगा और क्लोरीन के साथ भी होगा। इस तरह से ये दोनों हाइड्रोजन के साथ भी 2 है और क्लोरीन के साथ भी 2 है। तो अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को कैंसिल करके जो 1 था उसकी जगह हमने 2 लिख दिया, क्लोरीन 1 था उसकी जगह भी हमने 2 लिख दिया। इस तरह अगर हम इक्वेशन को देखें तो जिंक रिएक्टेंट साइड पर 1, प्रोडक्ट साइड पर 1, आफ्टर एडिंग कोएफिशिएंट ऑफ 2, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर 2 और हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पर भी 2, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पर 2 और क्लोरीन प्रोडक्ट साइड पर भी 2।
इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हुई। नेक्स्ट इक्वेशन आते हैं और अब हम इस्तेमाल करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म। और फ्रैक्शन फॉर्म तो आप लोग माशाल्लाह मैथ पढ़कर आए हो, तो मैथ तो आपको आता ही होगा। तो ये मैथमेटिकली सॉल्व हो रही है। दूसरी इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से है कि रिएक्टेंट साइड पर है पोटेशियम क्लोरेट, रिएक्टेंट साइड पर है पोटेशियम क्लोरेट और प्रोडक्ट साइड पर दो प्रोडक्ट्स हैं, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अगर हम इन दोनों को देखें, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर इनके एटम की काउंटिंग करें तो हमें पता चलता है कि पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड पर एक है और पोटेशियम राइट हैंड साइड पर भी एक है, तो ये बैलेंस है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पर एक है और क्लोरीन राइट हैंड साइड पर भी एक है। इसका मतलब है कि क्लोरीन भी बैलेंस है। दो एटम बैलेंस हो गए, क्लोरीन और पोटेशियम। अब हमने देखा कि बैलेंस नहीं है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर है 3 और प्रोडक्ट साइड पर है 2। अब यहां हम एक रूल तो अपने तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि जाहिर है ये 3 जो है वो ऑड नंबर है और 2 जो है वो इवन नंबर है। इन दोनों को बराबर करने के लिए अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इवन को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और ऑड को इवन नंबर से, तो ये बराबर हो जाएगी। तो ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन हम इस तरीके के बजाय फ्रैक्शन के रूल पे जाएंगे और फ्रैक्शन फॉर्म में ये होगा कि हम ऑक्सीजन के साथ एक फ्रैक्शन लगा देंगे 3/2। 3/2 का मतलब ये होता है, ये आपने मैथमेटिक्स में किया हुआ है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि 3 इसको ऐसे लिख देते हैं जी, हम इसको ये हो गया कि मैथमेटिकली 3/2 और ये मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 2 के साथ तो ये आपको पता है कि 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बचेगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। हमने पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले गए और ये ऑक्सीजन आप यहाँ देख सकते हैं, जो पहले 2 था वो अब हो गया 3, लेकिन ये बैलेंस हो गई। लेकिन हम इक्वेशन को फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं करते बल्कि होल नंबर में बैलेंस करते। तो अब होल नंबर में इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे ऊपर मैंने आपको इसका एक तरीकाकार बताया था और उस तरीकाकार पर जी, उस तरीकाकार पर चलते हुए, जी हाँ, ये अताउर रहमान ने ये सॉल्व कर दिए, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से कराता हूँ। ठीक है जी। आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में जाने के लिए आपने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 पोटेशियम के साथ भी आ जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट के साथ, 2 पोटेशियम क्लोराइड के साथ भी आ जाएगा। इधर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बचेगा और इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये 2 पोटेशियम क्लोरेट, 2 पोटेशियम क्लोराइड, 3 ऑक्सीजन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई कि पोटेशियम यहाँ 1 थे पहले, अब 2 लगने से पोटेशियम हो गए 2। क्लोरीन पहले 1 था, अब लगने से ये भी हो गया 2। इसी तरह ऑक्सीजन जो 3 थे वो बन गए 6। पोटेशियम जो राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट साइड पर 1 था, ये हो गया 2। क्लोरीन 1 था, ये हो गया 2। ऑक्सीजन जो पहले 3 था, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया
3 2 ज़ा 6, तो ये 6 हो गया। इस तरह हमारी ये जो इक्वेशन है वो आसानी के साथ बैलेंस होगी। बैलेंस करने के लिए हमने तरीका एक कार ये अपनाया कि हमने देखा था कि तमाम एटम जिसमें पोटेशियम क्लोरीन बैलेंस थे, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था और वो ऑड नंबर में था। एक तरफ ऑक्सीजन 3 था जो कि ऑड नंबर था, दूसरी तरफ ऑक्सीजन 2 था जो कि इवन नंबर था। हमने इसी हिस्से को फ्रैक्शन फॉर्म में ले गए। फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाने के लिए 2 को अगर 2 से आप कैंसिल करेंगे तो ये 3 बचेगा, तो ये 3 बच जाना था। लेकिन हमने फ्रैक्शन फॉर्म में बैलेंस नहीं करते, तो इस सूरत में आसानी के लिए इसको हमने 2 से, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई होने की सूरत में ये पोटेशियम क्लोरेट 2 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम क्लोराइड भी 2 हो गया। और क्योंकि 2 इधर था, 2 इसके डिनोमिनेटर में था, 2 से कैंसिल हो गया। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये यहाँ बचेगा सिर्फ 3। तो अब कंडीशन ये बची कि बन जाएगी कि पोटेशियम हो गए 2, क्लोरीन भी हो गए 2, और ऑक्सीजन को जब यहाँ से 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा तो वो हमने 6 कर दिया, और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6 हो गया। उम्मीद है कि ये आपको अब समझ में आ गई होगी। इसी पैटर्न पे हम एक और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसी पैटर्न पे अगर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब कंडीशन ये बन रही है। अगर हम रिएक्टेंट साइड पर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 2 है। ये रिएक्टेंट साइड की बात हो गई। प्रोडक्ट साइड पर आए तो यहाँ हाइड्रोजन हमें नजर आ रहे हैं 2, और सल्फर S वो नजर आ रहा है 1। वो हमें नजर आ रहा है 1, और ऑक्सीजन जो है, देखें ये प्लस की साइन बीच में है, तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ 2 आपको नजर आ रहा है, 2 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन, इसको मिला लें तो ये दोनों को जमा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3। तो 3 ऑक्सीजन है। एक मर्तबा फिर वही कंडीशन हमारे पास मौजूद है कि एक तरफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है जो कि 2 मौजूद हैं, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है जो कि 3 है। अब हमने दोबारा से फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, तो इस ऑक्सीजन को वापस हम फ्रैक्शन में ले आएंगे। तो फ्रैक्शन में लाने के लिए वही हमने किया जो पहले किया था, 3/2। 3/2 करने पर ये फ्रैक्शन हो गया इसका। अब ऑक्सीजन यहाँ भी बराबर हो गए और यहाँ भी बराबर हैं। हमने एक मर्तबा फिर ये देखा कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन बैलेंस होती नजर आ रही है, लेकिन मैंने पहले कहा था कि फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे, हम इसको होल नंबर में लाएंगे। तो होल नंबर में लाने के लिए पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने की सूरत ये रही कि हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर 2 हो गए, और 2 को 2 से डिवाइड किया, यानी कैंसिल हो गए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इस सूरत में ये 3 बचेगा, तो 3 का 3 आ जाएगा। आगे हमारे पास 2 है, सल्फर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गए, वाटर के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गए। अब हम कंडीशंस को ये देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4 हो गए, तो हमने देखा कि ये रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 4 हो गए। सल्फर पहले 1 था, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सल्फर 2 हो गए। तो रिएक्टेंट साइड पर कंडीशन ये बनी कि हाइड्रोजन 4 हैं, सल्फर 2 हैं और ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 6। 3 2 ज़ा 6। तो कंडीशन आ गई रिएक्टेंट साइड की 4 2 6।
अब हम प्रोडक्ट साइड पे आए और प्रोडक्ट साइड पे देखें तो ये 2 थे हाइड्रोजन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 बन जाएंगे, तो इस सूरत में यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फिर इसके बाद सल्फर, सल्फर पहले 1 था, अब उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 2 हो गया। ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है जी, अब ये 2 2 जा 4 हो गया और 2 यहाँ का ऑक्सीजन था, 4 तो यहाँ हो गया और 2 यहाँ का था, तो 4 + 2 वो आपके पास बन गया 6। तो इस तरह ये इक्वेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हो गई। उम्मीद है कि समझ में अब आना शुरू हो गया होगा, आप समझ आ रही होगी। और इसको फिर जब आप ये लेक्चर्स ख़त्म हो जाए, ये वीडियो पे अपलोड हो जाए, तो इसकी वीडियो आप 2-3 बार देखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो डिफ़िकल्टी आ रही है, जो आपने शुरू में थैंक यू बेटा, जो आपने शुरू में इसके स्टेप्स पढ़े थे, फिर जब आपको ये रिकॉर्डिंग मिले तो उन स्टेप्स को बार बार पढ़िएगा। वही स्टेप्स हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं। अब जाहिर है कि मैं वो बार बार स्टेप्स आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास अब टाइम इतना शॉर्ट है कि मैं इसकी एक आपको पॉली एटॉमिक आयंस की मैं एक और करा देता हूँ ताकि वो आपको समझ आ जाए। तो ये वाली हम छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। ये वही न्यूमेरिक है, तो ये तो इसको तो हम वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन अब हम इस पे आ जाते हैं। ये हमारी अगली थी पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन में ये बात मैंने बताई थी कि पॉली एटॉमिक आयन जो है वो ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें ये सिंगल यूनिट कंसीडर किया जाए। अब दोनों तरफ पॉली एटॉमिक आयन है, यहाँ पर एक है मीथेन, दूसरा है फॉस्फेट और तीसरा इधर है हाइड्रोजन ऑक्साइड। फिर इसमें अमोनियम, हाइड्रोक्साइड और फॉस्फेट, 3 यहाँ पर है। तो इस तरह इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए सिंगल यूनिट। अच्छी तरह समझ लेना, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए सिंगल यूनिट। जैसे कि आपको याद होगा जब हम आयोनिक केमिकल इक्वेशन बना रहे थे तो मैंने वहां पर एक मिसाल दी थी सोडियम कार्बोनेट की, और कार्बोनेट को हमने वहां कंसीडर किया था एज ए सिंगल यूनिट। तो यहाँ पर भी ये अमोनियम एज ए सिंगल यूनिट का तस्वुर किया जाएगा। तो अगर इसको हम सिंगल यूनिट तस्वुर करें तो इसके बाहर जो है एक सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है 3, तो रिएक्टेंट साइड पे अमोनियम की तादाद है 3, फॉस्फेट यहां पर होते हैं सिर्फ 1, बेरियम 1 है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड इसके बाहर 2 लगा हुआ है, तो हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा 2। तो याद रहे पॉली एटॉमिक आयन जिसमें हम अमोनियम को एक यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, यानी अमोनियम को NH4 ये एक यूनिट है और इसके बाहर लगा हुआ है 3, तो ये एक यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 बन जाएगा। इस सूरत में ये 3 यूनिट यहाँ मौजूद है। फॉस्फेट के 1 यूनिट है, बेरियम का 1 है, हाइड्रोक्साइड का 1 है। प्रोडक्ट साइड पे अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि अमोनियम का 1 यूनिट है, फॉस्फेट के 2 यूनिट हैं, बेरियम के यहाँ 3 यूनिट हैं और OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड का 1 यूनिट है। अब इसको बैलेंस करने के लिए जैसे कि मैंने अपने स्टेप्स में पढ़कर आए थे कि अब हमारी अपनी मर्जी है कि इसमें से हम पॉली एटॉमिक आयन को पहले सिलेक्ट कर लें बैलेंस करने के लिए या मेटल को। तो हम यहाँ पर पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, यानी बैरियम। यहाँ प्रोडक्ट साइड पे बैरियम जो है वो 3 है और रिएक्टेंट साइड पर बेरियम 1 है, तो हमने इसको बैलेंस किया पहले 3 लगाकर। जब बेरियम को बैलेंस किया 3, तो अब आप देख सकते हैं जो अब हमारी कंडीशन बनेगी न्यूमेरिकल इक्वेशन में, तो रिएक्टेंट साइड पर बेरियम 1 से 3 हो गए। ठीक है, जब बेरियम 3 हो गए तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन, इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएंगे 6। कितने हो गए? 6। अब हमने अगला काम ये किया, अगले स्टेप में
कि यहाँ पर जो हाइड्रो ऑक्साइड 6 हो गए थे, हम यहाँ प्रोडक्ट साइड पे आ गए और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन आयन 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन 1 है। तो इधर यहाँ अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड के फ्रंट पर हम 6 लगा देते हैं और 6 लगाने के बाद OH आयन को भी हम 6 कर देते हैं। ये 6 हो गए। जब ये 6 हो गए तो अमोनियम भी फिर 6 हो गए। ठीक है, यहाँ अमोनियम भी 6 हो गए और बेरियम, ये बेरियम 3 हाइड्रो ऑक्साइड 6, हाइड्रो ऑक्साइड 6। अमोनियम हमने देखा कि 6 हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर अमोनियम 3 है। तो इसको 6 बनाने के लिए हमने अमोनियम वाले साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो अमोनियम 2 3 6 हो गया। तो ये 6 हमने कर दिया। जब ये 6 हो गया तो फॉस्फेट भी 2 हो गया। इस तरह ये न्यूमेरिक बड़े आसानी के साथ बैलेंस हो गए। बिल्कुल ये बैलेंस हो गई है जी। अब आप देख सकते हैं कि अमोनियम 6 है लेफ्ट हैंड साइड पे, अमोनियम 6 है प्रोडक्ट साइड पर, फॉस्फेट 2 हो गए हैं रिएक्टेंट साइड पर और फॉस्फेट 2 हैं प्रोडक्ट साइड पर। बेरियम 3 है रिएक्टेंट साइड पर और बेरियम 3 है प्रोडक्ट साइड पर। OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन 6 हैं रिएक्टेंट साइड पर और 6 हैं प्रोडक्ट साइड पर, बैलेंस। तो अब आपके पास आप ये करेंगे कि तो आपने करना ये है, जितने मैंने आपको पॉली एटॉमिक आयंस दिए हैं उनको याद करके उनके साथ फार्मूलाज बनाएं और ऐसी न्यूमेरिक ऐसी केमिकल इक्वेशंस, और आपके पास यहाँ के नोट्स मौजूद हैं आदम जी के, तो उसमें प्रैक्टिस के लिए एक अलग से बहुत सारी इक्वेशंस मेंशन है। उसमें आपने मेरे ख्याल सेकंड चैप्टर के शुरू में या एंड में वहाँ बहुत सारी मौजूद हैं प्रैक्टिस के लिए केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस करनी है, वो फिर आप बैलेंस करें। और जब आप ये बैलेंस करेंगे तो प्रैक्टिस में आएंगे तो ये आपको और बेहतर समझ में आता जाएगा। बेटा अमोनियम पे ब्रैकेट क्यों नहीं होगा? ब्रैकेट होगा क्योंकि ये वैलेंसी फॉस्फेट की है, फॉस्फेट के पास -3 की वैलेंसी है। ये मैंने आपको पॉली एटॉमिक आयन दिया है, बगैर याद किए ऐसा ही रहेगा बेटा, टक्करे मारते रहोगे और कुछ नहीं होगा। मैंने आपको 1000 दफा अभी अभी में बता दिया है कि अल्लाह के बंदों बंदियों, जो आपको पॉली एटॉमिक आयंस मैंने दिए हैं स्लाइड्स की सूरत में, खुदा के लिए उसको याद करो और उनकी वैलेंसी याद करो। जब तक कि वो वैलेंसी याद नहीं करोगे आपको केमिकल फार्मूला लिखना पढ़ना दोनों नहीं आएंगे। मैंने तो आपको सीढ़ी दे दी है और आप अभी वहीं पर खड़े हो कि ये 3 कहां से आ रहा है, ये 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये किसी और के साथ यहाँ पर इसकी वैलेंसी +1 है, याद कर नहीं रहे हो और ऊपर से तुम्हें ये लगा हुआ है कि 3 नहीं आएगा जी। क्यों नहीं आएगा? किसने कहा है कि 3 नहीं आएगा? ये इसकी वैलेंसी यहाँ +1 है और इसकी वैलेंसी -1 है, इसलिए ये दोनों की कैंसिल हो गई, तो यहाँ कुछ सबस्क्रिप्ट नहीं आया। जबकि फॉस्फेट की वैलेंसी है -3 और इसकी वैलेंसी है +1, तो इसके ऊपर वो 3 जो था वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया। 1000 दफा लास्ट टाइम भी मैं जुमे वाले दिन से समझा रहा हूँ, लास्ट फ्राइडे से यही चीज, और लास्ट फ्राइडे को देने के लेक्चर देने के बाद मैंने आपको इल्तिजा की थी कि भाई ये याद करोगे तो आपको कुछ समझ आएगा, वरना आप यही पूछते रहोगे ये 3 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया। और मैंने केमिकल इक्वेशन कराने से पहले आपको बेसिक कराइए, बेसिक यानी केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाया, लिखना और पढ़ना। और अगर वो सीखने के बाद फिर भी आप नहीं लिख पढ़ते, नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी लीनियंसी है, आप नहीं करना चाह रहे। तो डू योर वर्क सिंसियरिटी, आप अपनी सिंसियरिटी के साथ अपना काम करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। जी यहां तक रहा, अल्लाह हाफिज।
गुड बाय। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी।